हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो? उम्मीद करता हूँ हमारी सीरीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं, यह सीरीज क्लास 12 के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, बीकॉम के लिए, कॉमर्स के हर उस बच्चे के लिए है जिसको अकाउंट्स में डर लगता है, अकाउंट्स जिसको हार्ड लगती है। तो अभी तक इस सीरीज में हमने पढ़ रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। जो प्राइमरी इक्वेशन है वो कैसे बनी और उसको हमने बैलेंस शीट में कैसे सेट किया। फिर हमने सीखा अकाउंटिंग का एक प्रोसेस, भाई अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी, बुक कीपिंग से लेकर फाइनल अकाउंट तक, रेक्टिफिकेशन एरर से लेकर ये हम इस प्रोसेस से अपना अकाउंटिंग करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी। ये सारा का सारा बेसिक मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इसी सीरीज में। कम से कम टाइम में अच्छी सी अच्छी टेक्निक वाली इफेक्ट से आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आपके लाइफ टाइम तक दिमाग में रहेगा। अब चलते आगे। ये सीखा था हमने डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट, और हमने सीखा था भी अकाउंट्स कौन कौन से ओपन होंगे हमारे अकाउंट्स, जैसे पर्सनल अकाउंट्स ओपन होंगे, रियल अकाउंट्स ओपन होंगे और नॉमिनल अकाउंट्स ओपन होंगे। तो इनको कॉमर्स की लैंग्वेज में किन रूप कैसे कैसे बांट रखा है, पर्सनल को, इम्पर्सनल को, पर्सनल को 3 पार्ट में, इम्पर्सनल को 2 पार्ट में, रियल और नॉमिनल्स, रियल्स को 2 पार्ट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल्स। इसके बाद हमने डेटर के कॉन्सेप्ट और क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट को समझा था। डेटर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जब भी अपन सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे तो डेटर बनेगा, क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर को हम कैसे कैसे पे करते हैं, डेटर से अपन कैसे कैसे रिसीव करते हैं, ये अपन ने समझ रखा है। इसके बाद हमने जर्नल में घुसने से पहले हमने सीखा था भी जर्नल का एक रूल्स, जो सीखा था कैश आता है तो डेबिट करो, कैश जाता है तो क्रेडिट करो। ये रूल सीखा था हमने। इसी रूल से आपको एंट्री करनी है। जब भी बिजनेस में कैश आए, कैश को डेबिट करो, किस वजह से है उसको क्रेडिट करो। जब भी बिजनेस से कैश जाए तो कैश को क्रेडिट करो, किस वजह से गया उसको डेबिट करो। ये जर्नल का रूल्स रट के रखना नहीं है आपको, ये अच्छे से समझ लेना है। बिजनेस कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट्स और इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। इनको रटना नहीं है, इनको साइड में रख दो। इन जो गोल्डन रूल्स दे रखे बुक में जर्नल एंट्रीज के, उनको रट के एंट्रीज नहीं करनी है, ना समझ के करनी है। आप, मैं जो बता रहा हूँ रूल्स, उसको फॉलो करो। इस रूल्स को फॉलो करो, एंट्री जर्नल बहुत आसान हो जाएगी। हमने ये चीज़ सीख ली थी, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री सीख ली थी, नेचुरल पर्सन की एंट्री सीख ली थी, आर्टिफिशियल की सीख ली थी। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कल कहा था कि भी अपनी जो पीपीटी थी वो एडिट होने के बाद वाली नहीं रहकर पहले वाली ओपन हो गई थी। बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे पीपीटी को, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। मैं थोड़ा सा इसको वापस आज रिवीजन कराना चाहता हूँ। भाई अपन बिजनेस देखो, पर्सनल अकाउंट की तो अपन जर्नल एंट्री सीख चुके हैं। व्यक्तियों से लेन देन करेंगे, किसी व्यक्ति से कैश लेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सन, किससे आया कैश गया है तो अपन कैश को कर देंगे क्रेडिट। जैसे मोहन को कैश गया है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट। ये आप लोग अच्छे से सीख चुके हो। जर्नल में कैश मेथड से करना आप जर्नल सीख चुके हो। तो अब आओ, वस्तुओं का हिसाब किताब भी कैश मेथड से कैसे करेंगे। सर हम वस्तुएं 2 प्रकार की होगी। वैसे देखो बेटा, एसेट को अलग अलग तरीकों में, टाइप में बांटा है। मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालना चाहता हूं जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो ना। मैंने कुछ हट के अलग तरीके से आपको समझाया है। भाई मैं एक बिजनेस में अगर अकाउंटेंट हूं और प्रैक्टिकल नजर से अगर उसको सॉल्व करना चाहूँ अकाउंट्स को, तो क्या सोच के करूंगा। तो इधर देखो, वस्तुओं का हिसाब किताब उनको जर्नल में कैसे सॉल्व करना है। जर्नल में क्या, स्टार्ट से एंड तक, फाइनल अकाउंट तक वस्तुओं का हिसाब किताब कैसे करना। जैसे कि भी मैंने आपको बताया, बिजनेस में वस्तुएं होगी 2 प्रकार की। एक तो होगा गुड्स, दूसरा होगा अदर देन गुड्स। एक तो होगा माल, जैसे मान लो हमारे बिजनेसमैन है जो पतरूलाल, टॉफियों का बिजनेस करता है, तो टॉफिया उसके लिए क्या है, गुड्स। और टॉफियों के अलावा जो भी वस्तु खरीदेगा, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी खरीदेगा वो सारी ये वस्तु कैश के सहित, वो सब क्या है, वस्तु है, अदर देन गुड्स, माल के अलावा। तो भाई खरीदना तो दोनों को पड़ेगा। परचेज, गुड्स को भी परचेज करेगा और सेल्स करेगा। अदर माल को, गुड्स के अलावा कोई चीज होगी उसको भी परचेज करेगा और सेल्स करेगा। अब ये चीज एंट्रीज हम कल अच्छे से समझ चुके थे कि जब भी परचेज करोगे तो कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी माल बेचोगे तो कैश आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये अपन सीख चुके थे। अब अपन को ध्यान क्या रखना है सर, 10,000 का माल खरीदा, 12,000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ लॉस। सर हुआ प्रॉफिट कितना, 1,000 का, 2,000 का। हमने एंट्री नहीं करी ना। जब भी हम माल खरीदते हैं परचेज में एंट्री कर देते हैं, जब भी हम माल बेचते हैं सेल्स में एंट्री कर देते हैं।
ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अपन एडजस्टमेंट एंट्री करके स्टॉक का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं, अपने आप प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है ट्रेडिंग और P&L में, लेकिन वो प्रॉफिट गुड्स का निकलता है। गुड्स के अलावा जो भी हमने मशीनें खरीदी, आज खरीदी मशीन, साल भर बाद वापस बेच दी, फर्नीचर खरीदा, 2-4 साल बाद भंगार वाले को बेच दिया, वहां पे भी तो या तो प्रॉफिट या लॉस तो वही होगा। उसका हिसाब किताब जर्नल एंट्री में आपको करना पड़ेगा। गुड्स का परचेज और सेल्स का प्रॉफिट आपको जर्नल एंट्री में करने की जरूरत नहीं है। जैसे सोचो, हमने एक मशीन खरीदी, और ये भी बताया था मैंने कि जब भी ऊपर परचेज करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे तो भाई परचेज से एंट्री करेंगे। गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज करेंगे तो उस वस्तु के नाम से एंट्री होगी, परचेज और सेल से एंट्री नहीं होगी। ये भी मैं मतलब इसका डिटेल अपन समझा चुके थे, थोड़ा सा आपको ट्रिक करा रहा हूं दिमाग में। जैसे मशीन खरीदी, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, है ना। अब वो फर्नीचर वापस बेचा कितने में? सर 12,000 में बेचा। तो कैश कितना आया? 12,000। जो फर्नीचर जो था 10,000 का, वो वापस देखो आया तब डेबिट हुआ, गया तब क्रेडिट हो गया। 10,000 का आया, 10,000 का गया, लेकिन उस पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? सर फर्नीचर 10,000 का था, 12 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। मन से एंट्री करनी पड़ी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। कितने हजार का? 2,000 का। तो भाई फाइनली क्या कहना है, जब भी आप परचेज करते हो, सेल्स करते हो गुड्स की, तो आपको प्रॉफिट और लॉस का ध्यान नहीं रखना है, परचेज और सेल्स की एंट्री करते जाओ। जैसे ही आपने गुड्स के अलावा किसी भी चीज की परचेज करी है और कुछ टाइम बाद उसको अगर सेल्स करते हो, तो आपको देखना पड़ेगा जब परचेज करा तब वो वस्तु कितने का था, अब जब अपन सेल कर रहे हैं वो वस्तु अब कितने की रह गई। जैसे मान लो मशीन खरीदी, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 1 लाख की खरीदी, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया 2 साल में, पीछे 80 की बची, अब उसको 90 में बेच रहे थे, 10,000 का प्रॉफिट। अगर अपन 70 में बेच रहे थे, 10,000 का घाटा। तो प्रॉफिट और लॉस का भी हिसाब किताब वस्तुओं के साथ एंट्री में करना ही पड़ेगा। अकाउंट्स भी बनाते हैं आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, जब भी मशीन खरीदोगे, जब बेचोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब वहां पे भी आएगा। तो ये हुआ वस्तुओं का ट्रीटमेंट। तो वस्तुओं के ट्रीटमेंट, कौन सी वस्तु है? माल के अलावा जो भी वस्तु अपन बिजनेस में आती है, स्टॉक के अलावा, उन सारी वस्तुओं को परचेज और सेल्स के टाइम, जब भी आप माल खरीदोगे, माल बेचोगे, तो प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब अपन को नहीं करना, अपने आप निकलेगा टेक्निकली। जब भी किसी दूसरी वस्तु को खरीदोगे, माल के अलावा परचेज करोगे, सेल्स करोगे, तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन और उसका बैलेंस का कैलकुलेशन आपको साथ ही साथ करना पड़ेगा। ये चीजें डेप्रिसिएशन में और अच्छे से क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री। अब आज की क्लास स्टार्ट होती है अपनी नॉमिनल से। नॉमिनल का मतलब क्या होगा? नॉमिनल में आते हैं बेटा सर, ऑल एक्सपेंसेस हो गए, ऑल इनकम हो गई, किसी चीज की वजह से लॉस हो गया, माल आग जलने की वजह से लॉस हो गया, कोई हानि हो गई, तो उनको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जितने भी अपने बिजनेस में खर्चे होते हैं, इनकम्स होती है ना, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? नॉमिनल्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, इनको अपन क्या बोलेंगे? ये नॉमिनल अकाउंट्स के है भाई, नॉमिनल टाइप्स के अकाउंट है। इनका नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर का है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? खर्चे होंगे तो कैश जाएगा, इनकम होगी तो कैश आएगा। खर्चे होंगे तो कैश जाएगा, इनकम होगी तो कैश आएगा, इतना सा सोचना है। तो अपन पढ़ने वाला है, मोहन को 10,000 रुपए का वेतन चुकाया, ₹10,000 सैलरीज पेड टू मोहन। हमने मोहन को 10,000 का वेतन चुकाया। तो इसमें सैलरी जो हमने पेड करी है मोहन को, ये अपने पास क्वेश्चन है। इसमें देखो, मोहन एक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। 10,000 क्या है? रियल वस्तुगत अकाउंट है। वेतन जो क्या है? नॉमिनल अकाउंट से। अब मान लो ये जो आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है, इसकी अगर एक बार भगवान की दया से मैं कहता हूं आप लोग एंट्री करो, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, इसकी बेटा जर्नल एंट्री बनाओ फटाफट, देखता हूं कैसे बनाते हो। किसकी? सैलरी पेड टू मोहन। मोहन को वेतन चुकाया कितने का? 10,000 का। अब इसमें पाने वाला कौन है? मोहन। मोहन को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। किसका मिल रहा है? सैलरी का मिल रहा है। तो बच्चे एंट्रीज करते हैं, अधिकतर मेरे ऑफलाइन में बच्चे करते हैं, आप लोग भी कॉपी में करो फटाफट, एक एंट्रीज करके दिखाओ इसकी क्या एंट्रीज होगी। मोहन को हम सैलरी चुका रहे हैं, यहां पर मोहन एक पाने वाला है, 10,000 पर मोहन को कैश देंगे, तो पाने वाला कौन है? मोहन। तो अधिकतर बच्चे करते हैं सर एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 10,000 रुपए। तब मैं उनको बोलता हूं बेटा इधर देखो, आपने करा मोहन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, कि मोहन एक पाने वाला है, आपने डेबिट करा। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे वहां कंफ्यूज हो के गलती ऐसी करते हैं। तो मैं कहता हूं बेटा देखो, सैलरी आपका खर्चा है,
सैलरी क्या है, खर्चा है, तो इसको डेबिट करना चाहिए ना, आपने मोहन को डेबिट क्यों करा? तो बच्चे तो हाँ सर सैलरी तो खर्चा है, एक्सपेंसेस हमने वो पढ़ा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट करो, तो सैलरी भी एक एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट करो। तो वो करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। फिर मैं कहता हूं मेरे मोहन तो लेनदार है, वो देनदार थोड़ी है, देनदार व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप गोल्डन रूल्स को रट के रखते हो और कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो तो जर्नल में दिक्कत आएगी, गारंटी से दिक्कत आएगी। तो सर करना क्या है, इधर देखो नॉमिनल्स, अगर क्वेश्चंस में कोई नॉमिनल आ रहा है, ये ध्यान देखो, नॉमिनल्स का मतलब क्या हो गया, ये रहा, ये आ रहा है नॉमिनल्स, मतलब कि कोई खर्चा आ रहा है, कोई इनकम का आ रहा है, जैसे रेंट चुकाया, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट चुकाया, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कर दिए, प्रिंटिंग के खर्चे कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे कर दिए, डोनेशन दे दिया, आग जल गई, ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है डायरेक्टली विदाउट सेल्स, सेल्स के अलावा कोई भी तरह का आपके इनकम हो रहा है, कोई भी तरह का खर्चा हो रहा है, अगर उनकी एंट्रीज करनी है और उस एंट्रीज में अगर आपके साथ एग्जामिनर गेम खेलता है, सर हमने किसी व्यक्ति का भी नाम साथ दे दिया, मोहन को 10,000 का वेतन चुकाया, मोहन अपना एम्प्लॉई है, तो भाई हम मोहन को नहीं दे रहे पैसे कि मोहन ये तेरे पैसे पकड़ और थोड़े दिन बाद तुम हमें वापस देना। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं और वापस देने का ट्रीटमेंट जब आता है तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं अपन। तो एक कॉन्सेप्ट है, व्यय व आय की प्रविष्टियां करते समय व्यक्तिगत खातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब वो हम एंट्री करते रहे, हम इस मोहन को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे खर्चा क्या हुआ, वेतन का खर्चा हुआ, कैश कितना गया, बस कैश आया गया सर गया, किसको गया, सैलरी को गया, मोहन को नहीं किया, हमने मोहन को पेमेंट नहीं करा, हमने सैलरी का पेमेंट करा है, बस दैट्स ऑल। इनकी प्रविष्टियां हमेशा नकद खाते अथवा नाम मात्र खाते मतलब नॉमिनल अकाउंट के साथ की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, बस अब इतना। रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, वेल आप जब रिकॉर्डिंग करते हो एक्सपेंसेस और इनकम की, पर्सनल अकाउंट आर नॉट कंसिडर्ड, पर्सनल अकाउंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सच ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्ड विथ कैश अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अगर जब भी आप एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको पर्सनल अकाउंट को कंसिडर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बता दें, पहले तो इसकी एक एंट्री कर लेते हैं। ये एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सर 10,000, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटी सी बात है, आप मान लो शॉप पे बैठे हो और आपकी शॉप रेंट पे है, अब मकान मालिक आता है किराया लेने के लिए, आया किराया लेने के लिए, सर वो दे दो 10,000 का किराया बाकी है, उसने वहाँ गले से निकाला 10,000 दे दिए, तो वो बंदा रेंट का पे कर रहा है, किसका पे कर रहा है, रेंट का, मकान मालिक का नहीं। अब मकान मालिक का नाम मान लो मोहन, अब मकान मालिक ने कहा यार अभी पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, 20,000 रुपये दो ना, 10 दिन बाद वापस देता हूँ, ठीक है, आपने गले से केस निकाला और लैंडलॉर्ड को पकड़ा दिया 20,000। अब आप उस 20,000 की तो एंट्री करोगे मोहन के नाम से कि मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कैश गया है मोहन को जो वापस आएगा। अब एक एंट्री करोगे रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ये जो कैश गया है वो रेंट का गया है, ये वापस नहीं आएगा, ये तो अपना खर्चा है, ये हमने उधार दे रखा है। जब उधार का मामला हो, उधारी जिम्मेदारी हमारी हो चाहे सामने वाली को क्रेडिट होती है तो व्यक्तिगत खाता खुलता है, एनीवेज व्यक्तिगत खाता नहीं खुलता। यहाँ पर जो अपन पेमेंट 10,000 रुपये चुका रहे हैं उससे कोई भी हमारी देनदारी नहीं बनेगी, वो हमको कोई पैसे वापस नहीं देगा, हमारा खर्चा गया ये सैलरी का, ये सैलरी आगे P&L में ट्रांसफर होगी, इसलिए इसको व्यक्तिगत खातों के रूप में नहीं खोल सकते। जब भी खर्चों का हिसाब किताब होगा तो व्यक्ति का खाता नहीं खुलेगा, चाहे हम किसी व्यक्ति को चुका रहे हैं तो उसका नाम नहीं आएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं नॉमिनल्स को ना। ये आएगी एंट्री सैलरी है, कैश अपना जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो एंट्री फॉर इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय की अपन एंट्री करेंगे तो एक चीज को ध्यान रखना है, सर आय और इसकी एंट्री करने की क्या करेंगे, व्यक्तिगत खातों को ध्यान में नहीं रखना है, पर्सनल अकाउंट्स नॉट कंसिडर्ड, पर्सनल अकाउंट्स को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है भी एक्सपेंसेस करते समय और इनकम करते समय क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 एक्सपेंसेस होगा तो बिजनेस से कैश जाएगा, इनकम होगी तो बिजनेस में कैश आएगा। सर देखो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा,
तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। जब भी हमारा खर्चा होगा तो कैश जाएगा तो अपन कैश क्रेडिट कर देंगे, जब भी अपनी इनकम होगी तो कैश आएगा तो अपन इसको कैश को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो आ जाइए यहाँ देखो 4 पॉइंट दे रहे हैं आपको, एक्सपेंसेस के और इनकम के भी, है ना। फिर इनकी एंट्रीज बनाते हैं। अब देखो, राम को 10,000 का रेंट चुकाया, वही वाला कॉन्सेप्ट, राम को 10,000 का रेंट चुकाया। राम अपना लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है ना, लेकिन उसका नाम आ गया साथ में, अपन रेंट चुका रहे हैं, राम को दे रहे हैं। सर अगर अपन राम को पैसे देते तो अपन को पैसा वापस देगा, इसका मतलब रेंट दिया है हमने, कोई वापस देने वाला, राम की वापस देने वाली कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। व्यक्ति का खाता अपन नहीं खोलेंगे। केस आया गया, सर केस गया तो अपन लिख देंगे टू कैश, सॉरी, तो अपन लिख देंगे टू कैश, कैश अकाउंट। कितना गया सर, 10,000 रुपया, ये लो 10,000 रुपये गए सर। किसको गए सर, राम को नहीं, राम को नहीं, रेंट को। किसको गए, रेंट को। तो रेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000। आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, इंटरेस्ट पेड ₹1,000। अगर आपने अब ब्याज के चुकाए 1,000 रुपये, कैश आया गया सर, हमारा कैश गया, तो अपन कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश। कैश जब भी जाता है तो टू कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट कितना गया सर, 1,000 रुपया। किसका गया, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी खर्चा होगा तो कैश जाएगा, तो कैश को अपन क्रेडिट कर देंगे, खर्चे को डेबिट कर देंगे। ओके सर। अब जब भी हमें इनकम होगी, कैश आएगा तो कैश अपन डेबिट कर देंगे और इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। श्याम से 1,000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ, रिसीव ₹1,000 एज कमीशन फ्रॉम श्याम। तो रिसीव हुआ 1,000 रुपीज किसका, कमीशन का, किससे, श्याम से। तो सर इस श्याम के बंदे से एंट्री करेंगे क्या हम श्याम को पैसा वापस देंगे क्या, नहीं देंगे। तो इसकी क्यों जिम्मेदारी बना रहे हैं, क्यों इसका नाम लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। हमें कमीशन मिला, किसा खत्म। तो हमें साल के एंड में ये देखना है कमीशन कितना कितना मिला, तो कमीशन की एंट्री चेक करेंगे ना। अगर श्याम के नाम से लिख देंगे तो हमें कमीशन मिस हो जाएगा, तो कमीशन से एंट्री करनी है, श्याम से एंट्री नहीं करनी है। अब देखो प्राप्त हुआ मतलब कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा सर अपना डेबिट। कितने से सर, 1,000 रुपये से। अभी आया किस चीज का है सर, कमीशन का आया है, तो अपन लिखेंगे टू कमीशन, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा था, पे हो रहा था, यहाँ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कितने से, 2,000 से। बैंक से ब्याज मिला, तो बैंक से ब्याज मिला तो अपन इंटरेस्ट मिला ना, तो बैंक अकाउंट अभी टू इंटरेस्ट करेंगे कि बैंक के अंदर अपने खाते में गए या अपन निकाल के लेके आ गए एफडी का ब्याज, तो इंटरेस्ट अकाउंट अपना इनकम है और कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एफडी इंटरेस्ट टू क्रेडिट कर देंगे। कुल मिलाकर काम आपका ये है, आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी कोई खर्चा होगा कैश जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऊपर खर्चा डेबिट हो जाएगा। किसी पार्टी के नाम को भी अपन खर्चे के रूप में दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में या कहीं पे भी एक्सपेंसेस के साथ उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड उस पार्टी का नाम आ रहा है, तो उस पार्टी को इग्नोर करना है, उसके नाम से एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कोई दिक्कत, 2,000 बस एंट्री कर दो। कहां दिक्कत आई सर, हमको तो दिक्कत नहीं आई। अब आपके सिलेबस में इस फंडामेंटल की सीरीज में हम जर्नल कंप्लीट कर चुके हैं कैश मेथड से, हम एंट्री कर चुके हैं पर्सनल अकाउंट की। जिस भी व्यक्ति से पैसा लेंगे तो उसको अपन डेबिट कर देंगे, नहीं सर उसको डेबिट नहीं करेंगे, हम कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू पार्टी हो जाएगा। किसी को हम पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में पार्टी हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपन खरीद रहे हैं तो अपन दो चीज का ध्यान रखेंगे, वस्तु में कौन सी खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, अदर वस्तु खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज एंट्री करेंगे, कोई गुड्स के अदर देन कुछ खरीदेंगे तो उसके नाम से एंट्री करेंगे, दैट्स ऑल। अगर सर हम सेल्स कर रहे हैं, गुड्स की सेल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स के अलावा अदर देन मशीन, लैंड, बिल्डिंग, किसी भी चीज़ की सेल्स कर रहे हैं तो अपन चेक करेंगे उसको परचेज कितने में किया, अब सेल्स कितने में कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस को साथ साथ हिसाब किताब में रिकॉर्ड करेंगे। आगे बात समझ में? ओके सर, आगे बात समझ में।
तो ये हो गया अपने जर्नल का कॉन्सेप्ट कैश मेथड से। किस मेथड से? कैश मेथड से। बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे ना, आप एंट्री कर सकते हो। अब कैश के अलावा क्या क्या होगा, कैश नॉन कैश कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, उनको सीखेंगे। अब उनकी जर्नल एंट्री जब आपको आने लग गई तो आपको एडजस्टमेंट भी आने लग जाएगा, सब कुछ आने लग जाएगा। तो उन सब को करने से पहले अपन कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज, और फिर करेंगे नॉन कैश का नेक्स्ट क्लास में। नॉन कैश की जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, नॉन कैश के ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, वो सब डिटेल्ड में अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जर्नल को कंप्लीटली ओवर खत्म कर देंगे। अब देखो बच्चों, कैपिटल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वापस पढ़ते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था, इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस के अंदर इसने पैसे डाले 4 लाख, तो उस 4 लाख के क्या बन गए, कैपिटल। बिजनेसमैन खुद पैसे देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये आपने पहले से पढ़ चुके हैं। ये बढ़ेगी कब, घटेगी कब। मान लो प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगी, लॉस हुआ तो घटेगी। थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। मान लो यहाँ पर कैपिटल का एक अलग तरीके से, प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख का, तो पूंजी कितनी थी 4 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, टोटल कितनी हो जाएगी 4 और 1 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर मान लो लॉस हो गया 1 लाख का, पूंजी कितनी थी सर 4 लाख की, 1 लाख का हो गया लॉस, तो घटा दो, 4 में से 1 गया, 3 लाख की कैपिटल बच गई। जब भी प्रॉफिट होगा सर कैपिटल बढ़ेगी, जब भी लॉस होगा कैपिटल घटेगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके साथ साथ और अपन अब जर्नल एंट्रीज आगे की सीखने से पहले अपन कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन की अप्रोच सीखेंगे। क्या सीखेंगे अपन? अकाउंटिंग इक्वेशन की अप्रोच सीखेंगे। भी सर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में, कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे, वो अगर अपने दिमाग में सेट हो गए ना जैसे कि मान लो मैंने बता रखा है, परचेज करते स्टॉक बढ़ेगा। 1 लाख का माल खरीद रखा था तो 1 लाख का परचेज, तो 1 लाख का स्टॉक। उसमें से 20,000 का बिका तो 85,000 का स्टॉक। तो परचेज और सेल से स्टॉक इफेक्ट होता है। वैसे वैसे और कौन कौन से ट्रांजेक्शन करने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, वो अब आपको पहले समझना पड़ेगा। ओके, अब कैपिटल का इफेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट से तो प्लस होगी और लॉस होगा तो माइनस होगी, और ड्राइंग भी कैपिटल को घटाएगी। इसके बाद ड्राइंग सर अब एकदम अचानक से आ गई। पहले तो कैपिटल प्रॉफिट और लॉस तक का समझ में आया। अब ड्राइंग का कॉन्सेप्ट देखो। ड्राइंग अगर बिजनेस में होती है तो किससे होती है, क्या होती है, क्या नहीं होता है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं अपन। ड्राइंग, मान लो बिजनेसमैन आया, गले में से कैश निकाला और लेके निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैश कम हो गया। मान लो बिजनेसमैन आया, उसको आपको पता है टॉफी खाने का बहुत शौक है, कुछ सारी टॉफियाँ उठाई और घर पे लेके चला गया। जा सकता है, अभी अपन मना थोड़ी कर सकते उसको, तो ले जा सकता है। तो हम उसकी सिर्फ अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर वो कैश लेके जा रहा है तो ड्राइंग की एंट्री करेंगे और उससे कैपिटल कम कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो टॉफी लेके जा रहा है तो स्टॉक कम कर रहा है। 10,000 की टॉफी लेके उठा के थैले में डाल के घर लेके चला गया, किसी को गिफ्ट पैक करके दे दी। अब हमें तो उसने कैश दिया नहीं, तो उसको सेल भी मान नहीं सकते। तो सर ड्राइंग अगर वो स्टॉक की भी कर सकता है, माल की भी ड्राइंग वो कर सकता है, कैश की भी। मान लो बिजनेस के लिए टैक्सी लगा रखी है, उसके अंदर 10,000 का पेट्रोल डलाया हमने सप्लाई के लिए, और जैसे ही हमने 10,000 पेट्रोल डलाया वहाँ पे खड़ी करी, भाई साहब टैक्सी लेके वो घूम रहे हैं, इधर डाल रहे हैं लोगों को, ब्याह शादियों में जा रहे हैं, टैक्सी घुमा रहा है घर के लिए, तो वो 10,000 का पूरा उसने डीजल जला दिया। तो क्या वो 10,000 का खर्चा बिजनेस में हुआ? सर नहीं हुआ। उस खर्चा भी जो हो रहा है उसमें भी अगर वो पर्सनल यूज कर रहा है तो भी वो ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग मानी जाएगी। तो ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा डिटेल में करते हैं। ड्राइंग कितने तरह से करेगा? ड्राइंग आउट ऑफ कैश, अगर वो गले में से कैश लेके जाएगा, या ड्राइंग आउट ऑफ गुड्स, या वो माल की ड्राइंग करेगा। तो दोनों में क्या क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 1, 2 इफेक्ट आएंगे। नंबर 1, अगर वो कैश निकाल रहा है, गले में से कैश निकाल रहा है, 2,000 रुपये पड़े थे, 500 रुपये लेके चला गया, तो कैश कितना कम होगा? सर 500 से कम हो गया, ठीक है। तो सर जैसे ही गले में से कैश कम हुआ, उसने ड्राइंग कर ली, हमने ड्राइंग की एंट्री कर दी, और व्यापार के मालिक ने कैश निकाला है, तो हमने सीखा है अभी, जब व्यापार का मालिक पैसा देगा तो कैपिटल बढ़ेगी, जब वो पैसा लेगा तो कैपिटल घटेगी। तो इस कैश विड्रॉल से कैश भी कम हुआ, और दूसरा सर कैपिटल भी कम होगी। तो अगर अपन इसको सीखते हैं ना, इसको अपन सीखे ना थोड़ा सा बैलेंस शीट अप्रोच से भी। मान लो इधर देखो, ये है बैलेंस शीट, इधर कैपिटल पड़ी थी 4 लाख, मान लो अभी तक लोन वॉन कुछ लिए ही नहीं, तो कैश भी कितना पड़ा था सर? 4 लाख। सीधी सी बात है, ये एसेट है और ये लायबिलिटीज है। अब थोड़ी देर बाद आया, उसको 1,000 रुपये की जरूरत पड़ी, इसमें से 1,000 माइनस करा तो लेस हो गई ड्राइंग 1,000 रुपये की। पीछे कितनी बची? 3,99,000 की। तो 1,000 इसमें बेसी कम होगा,
कैश में से भी अपन कम करेंगे ना भाई, तो इधर से कैश कम हुआ, कैश कम, इधर से कैपिटल कम हुई, क्यों उसने ड्राइंग कर ली। तो अब आपको अब आगे ये सीखना है कि सर अपन कुछ भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी लेन देन हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है, इंसिडेंस हो रहा है, उस वजह से कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे, वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो कभी भी क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ यहाँ पर क्वेश्चंस बोलता है ये एडजस्टमेंट करना बाकी है, इसको करो, तो करेंगे तो कहाँ इफेक्ट जाएगा, तो सारा कुछ समझ में तभी आएगा तब आपको ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट पता होगा। तो आगे अब और पढ़ते हैं अपन। मान लो उसने ड्राइंग करी लेकिन वो स्टॉक लेके चला गया, माल लेके चला गया, तो सोचो एक बार दुकान में घुसा वो बंदा, माल उठाया 10,000 का, थैले में डाला और चला गया, तो हम सोचेंगे भाई इस बंदे ने ड्राइंग करी है, क्योंकि बिजनेसमैन खुद लेके जा रहा है, वो सेल तो कह नहीं सकते उसको, माल कम होता है, सेल्स की वजह से माल कम होता है, जलने की वजह से माल कम होता है, चोरी होने की वजह से माल कम होता है, मुनीम जी के खाने की वजह से। लेकिन भाई अगर वो बिजनेसमैन खुद माल लेके जा रहा है तो इसका मतलब माल कम हो गया ड्राइंग की वजह से, तो स्टॉक को कम करेंगे ड्राइंग की वजह से, तो इसके इफेक्ट कितने आएंगे सर, इसके इफेक्ट भी 2 आएंगे। नंबर 1 सर, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ही वो ड्राइंग करेगा स्टॉक हम कम लिख देंगे, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन पैसा लेके जा रहा है या बिजनेसमैन स्टॉक लेके जा रहा है तो सर कैपिटल भी कम होगी, जैसे स्टॉक की ड्राइंग होगी तो स्टॉक भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी, तो यहाँ पर अपन करेंगे भाई कैपिटल को भी कम। तो आगे आपको ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, अब बात आ रही है, हमने एक्सपेंसेस करे 30,000 के और उस एक्सपेंसेस में से 10,000 का मान लो एक्सपेंसेस पर्सनल यूज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड करेंगे 30,000 का, लेकिन उस एक्सपेंसेस का कुछ हिस्सा अपन ट्रांसफर किस में कर देंगे, ड्राइंग में, और फिर उसकी कर देंगे पूंजी कम। तो थोड़े और डिटेल बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते अपन। अभी एक साथ उनका कॉन्सेप्ट करना शुरू किया ना तो आपकी बाउंस होना लग जाएगा। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये जो आ रहे हैं ना, ये अपने दिमाग में बिठाओ। हो सकता है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन क्लियरिटी से घुसा नहीं दिमाग में, अब घुसेगा। अब चलते हैं स्टॉक इफेक्ट कॉन्सेप्ट में। बता रखा है मैंने एक बार, लेकिन एक बार और बता रहा है। जैसे अपन परचेज करेंगे, क्या माल खरीदा, जैसे ही मार्केट से माल खरीदा अपन इस बिजनेस में लेके आए, रैक्स में दबाया, अपने पास स्टॉक हो गया। और अपन सेल्स करेंगे तो स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। तो सर परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे बिजनेस में तो या तो होगा अपन को प्रॉफिट या होगा लॉस। चाहे वस्तु का भी करेंगे परचेज और सेल्स तो भी क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। और फिर क्या मिलेगा, 2 इफेक्ट नहीं सर, एक तीसरा इफेक्ट भी क्या आएगा सर, स्टॉक। जैसे ही माल खरीदा, माल बेचा, हमको मिल गया सर स्टॉक। परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, सेल्स करेंगे तो स्टॉक घटेगा। अच्छी बात है। और एक बात चीज और सोचो, परचेज कैश परचेज करेंगे तो सर कैश कम होगा, स्टॉक बढ़ेगा। ध्यान देना, जैसे अपन गले में से पैसा निकाला, मार्केट में गए, माल खरीदा, तो माल लेके आए, स्टॉक में डाल दिया, तो स्टॉक तो बढ़ गया, कैश गले में से कम हो गया, कैश गया, स्टॉक बढ़ा। दूसरा, जैसे ही अपन सेल करेंगे, स्टॉक भी कम होगा, कैश वापस बढ़ जाएगा। आ रही है सुनिए, परचेज से स्टॉक बढ़ा, कैश घटा, सेल से स्टॉक घटा, कैश बढ़ा, कैश बढ़ा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, परचेज, कैश परचेज करेंगे या परचेज करेंगे, कैश परचेज करेंगे तो कैश परचेज, सॉरी परचेज, कैश परचेज करेंगे तो कैश घटेगा, अभी मैंने बता ही दिया पहले ही, और स्टॉक बढ़ेगा। दूसरा, सर क्रेडिट परचेज करेंगे तो उधार खरीदेंगे, तो हम गए मार्केट में, गले में से कैश लेके गए नहीं, अपन गए मार्केट और वहां से माल खरीद लिया, सामने वाला अपना मित्र है, रेगुलर परचेजिंग करते हैं उससे, तो अपना वो परमानेंट क्लाइंट है, उससे खरीदने के लिए अपना सप्लायर है परमानेंट, तो हमने उधार खरीद लिया, तो भाई साहब वह कैश कम नहीं हो रहा है, स्टॉक तो बढ़ रहा है। जैसे माल ला के डाला हमने स्टोर रूम में, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन सर क्रेडिटर बढ़ गया है। क्या बढ़ गया, लेनदार बढ़ गया। पहले मान लो वो हमसे 10,000 मांगता था, 1 लाख का माल और खरीद के लेके आ गए, तो वो लेनदार जो है हमारा बढ़ गया, कितने हजार से, 1 लाख से अब 1,10,000 मांगेगा, और हमारा स्टॉक भी बढ़ गया। तो क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, अगर अपन करते हैं सेल्स, कैश सेल्स करेंगे, रोकड़ में माल बेचेंगे, तो भाई गले में से कैश बढ़ेगा और सर स्टॉक कम होगा। तो कैश सेल्स करने से क्या होगा और क्रेडिट सेल्स करने से क्या होगा, कैश सेल्स जब भी करेंगे कैश प्लस होगा और स्टॉक माइनस होगा। क्रेडिट सेल्स करेंगे, हम माल किसी को बेच रहे हैं और उधार बेच रहे हैं, तो क्या होगा, कैश गले में नहीं बढ़ेगा सर। जैसे ही उधार माल बेचेंगे, स्टॉक कम हो जाएगा और हमारा कोई देनदार बन जाएगा, वो हमको पैसा देगा, डेटर बन जाएगा, है ना। तो जैसे ही क्रेडिट सेल्स करेंगे, स्टॉक तो कम होगा, डेटर्स आपका प्लस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में यहां तक? ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस।
जैसे ही हम खर्चे करते हैं, है ना, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, सर जैसे ही एक्सपेंसेस करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, इतना ही दिमाग में आता है। अरे भाई जैसे ही खर्चे होंगे तो प्रॉफिट भी तो घटेगा। 1 लाख का माल खरीदा, वहाँ पे मान लो 10,000 रुपये चुकाए, तो माल की कॉस्ट 1,10,000, तो ले क्या है 1,20,000 में माल बेचा, सर हमने 10,000 कमा लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही बिल आ गया तो जो कमाया उस 10,000 में से इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाएंगे, खर्चा करते प्रॉफिट भी तो घटेगा। प्रॉफिट घट रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर, उसकी कैपिटल भी घट रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं ना अपन पूरी। तो मान लो भाई जैसे ही अपने पेमेंट करा, खर्चा करा, उससे सर प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट मान लो नहीं घटता तो कैपिटल बढ़ी हुई रहती, प्रॉफिट घट गया तो सर कैपिटल भी बढ़ गई। तो इनके फाइनल इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं अपन और सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अनपेड नहीं कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस जैसे ही पेड करेंगे, एक तो कैश घटेगा, दूसरा सर प्रॉफिट भी घटेगा। जैसे ही खर्चा करा अपन ने, खर्चा करते ही, खर्चे का पेड करते ही हमारा प्रॉफिट कम होगी। सर प्रॉफिट कम किससे होता है, खर्चों से। जैसे ही हमने माल खरीदा, माल बेचा, हमने फायदा कमाया और हम सैलरी दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट कम हो रहा है ना। तो एक्सपेंसेस से क्या होता है, एक्सपेंसेस पेड करेंगे, कैश कम होगा और प्रॉफिट पे इफेक्ट जाएगा, प्रॉफिट कम होगा और फाइनल इफेक्ट कैपिटल भी कम होगा। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी खर्चा पेड करना बाकी है, कोई भी खर्चा पेड करना बाकी है कोई भी खर्चा पेड करना बाकी है, मान लो सैलरी आपकी 1,000 रुपए पर मंथ किसी को पे करनी है, इस बंदे को। अब आपको 12 मंथ की पे करनी थी, आपने 10 महीने की पे करी है और 10,000 ही पे करी है, तो आपका कैश कितने से कम होगा सर, 10,000 से। लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बाकी है सर, अभी भी 2 महीने की सैलरी 1,000 रुपए के हिसाब से 2,000 और बाकी है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बाकी है 2 महीने का पेमेंट। और 31 मार्च आ गया, खाते खत्म हो रहे हैं, अब बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो किसको पेमेंट देना बाकी है सर, भी सैलरी का पेमेंट देना बाकी है। तो अगर कोई खर्चा देना बाकी है, आपको पेमेंट करना बाकी है, तो वो क्या है सर, वो लायबिलिटीज है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे सारे के सारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। तो फाइनली क्या हुआ सर, हमें खर्चा करना था 12 महीने का, हमने करा है 10 महीने का, ये है अपना मंथ, ये है सैलरी। तो 10 महीने की सैलरी हो गई 10,000, हमको देनी थी 1,000 इंटू 2 महीने की सैलरी और 2,000, टोटल देनी है 12,000। तो ये सैलरी देनी थी सर, हमने ये कैश पेड कर दी, तो कैश तो कम हो गया 10,000 से, लेकिन प्रॉफिट कम करेंगे हम 12,000 से, क्यों, इस साल की सैलरी हमारी 12,000 है, 2,000 अभी भी देना बाकी है, बैलेंस है, तो लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, तो ये आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगी। तो फाइनली आपको अभी ये सोचना है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लेके आना है कि सर जैसे ही खर्चा बाकी रह जाता है, एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग अनपेड, आउटस्टैंडिंग रह गया या अनपेड रह गया, एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो एक तो प्रॉफिट तो उस आउटस्टैंडिंग से भी कम होगा, जिससे 2,000 की भी आउटस्टैंडिंग आ रही थी अपनी, 2,000 की क्या है आउटस्टैंडिंग है। पेड कितना हो गया यहाँ पर सर, 10 महीने का इंटू 1,000 रुपए से 10,000 का पेड हो गया, ये हो गया पेड हुआ, तो प्रॉफिट भी कम हुआ और कैश भी कम हुआ। जो 2,000 से बाकी है, यहाँ पे 2,000 से प्रॉफिट कम होगा और लायबिलिटीज बनेगी 2,000 से। कहने का मतलब क्या हुआ, नकद जो बेचा है आपने, कैश कितने से कम हो जाएगा 10,000 से, और प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा 10,000 से। जैसे भी खर्च, फाइनल दिमाग में सोचो, जैसे ही सर हम खर्चे करते हैं, खर्चों से प्रॉफिट कम होता है। खर्चा होना था 12,000, हमने करा है 10,000, तो 10,000 से तो कैश कम होगा, लेकिन खर्चा 12,000 होना था इस साल में, तो खर्चा तो पूरा ही कम होगा सर। 2,000 ये भी देखो प्रॉफिट कम हो रहा है, 2,000 से यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है और 10,000 से यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना कम हो रहा है सर, 12,000 से कम हो रहा है। तो एक्सपेंसेस होना कितना था, 1,000 इंटू 12 महीने का होना था, तो खर्चा तो पूरा 12 महीने का ही कम हो रहा है ना। तो फाइनली एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको अभी क्या है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या सेट करके रखना है कि सर जब भी खर्चे होते हैं तो कैश कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। मान लो खर्चा हुआ 10,000 का, तो आपने 10,000 की खर्चे की एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, किस्सा खत्म। उससे क्या हुआ, कैश कम हुआ, सैलरी का खर्चा हो गया, मतलब प्रॉफिट भी कम हुआ, किस्सा खत्म।
यहाँ है 2000 की सैलरी देनी बाकी है सर, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी बाकी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 की एंट्री और होगी, उससे क्या होगा 2000 की एक जिम्मेदारी बन जाएगी, लाइबिलिटीज बन जाएगी, और एक 2000 इसको प्रॉफिट में भी डाल देंगे, P&L अकाउंट्स में डाल देंगे। तो P&L अकाउंट में ये तो कैश दिया 10,000 का वो भी जाएगा, और एक प्रॉफिट कम हुआ ये आउटस्टैंडिंग का ये भी जाएगा। ओके सर। अब नेक्स्ट इनकम। इनकम अगर रिसीव हो रही है सीधे से क्या होगा बेटा सर, इनकम जैसे ही रिसीव होगी, हमको ब्याज के 2000 रुपये मिले, सीधा सा कैश बढ़ जाएगा। और ब्याज का मिला वो कितना है, किसका है, बिजनेसमैन का है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। फाइनल इफेक्ट कहाँ जाएगा, जैसे ही प्रॉफिट, पहले तो क्या होगा कैश मिला, हमने प्रॉफिट इनकम मिली, प्रॉफिट को बढ़ाया, बढ़ा हुआ प्रॉफिट सीधा किसको बढ़ाएगा, कैपिटल को बढ़ाएगा, तो फाइनल इफेक्ट कैपिटल प्लस हो जाएगी। इधर जाओ अनअर्न इनकम। जैसे इनकम जैसे सर हमने कमाई है लेकिन हमको कैश नहीं मिली है, तो कैश तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन इस साल हमने कमा ली है, प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस साल का ब्याज हमने बैंक में साल के एंड में मान लो एक FD करा रही है, 6-6 महीने में ब्याज देती है हमको, मान लो जब हमने जमा कराए पैसे उसके 3 महीने बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमने 3 महीने का ब्याज तो कमा रखा है, बैंक में पड़ा है, अभी तक वहां से आया नहीं, तो वो एक्रूड एसेट है हमारी। जो इनकम है वो हमारी संपत्ति है, किसी और के पास पड़ी है। ब्याज जो है हमने कमा लिया है लेकिन वो ब्याज किसी और के पास पड़ा है, तो हम उस ब्याज को अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में, है ना। तो कुल मिलाकर ऐसा इनकम जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो हमें क्या क्या इफेक्ट देगा। नंबर 1 तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि सर हमने कमा लिया है लेकिन मिला तो नहीं, कैश तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट को तो हमें बढ़ा नहीं पड़ेगा। तो P&L अकाउंट्स के बाई साइड में हमें लिखना पड़ेगा अनअर्न इनकम या एक्रूड इनकम इंटरेस्ट। हमने प्रॉफिट के मतलब P&L के बाई साइड में लिख के हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। और सर एक एसेट बढ़ानी पड़ेगी, हमारी संपत्ति जो है किसी और व्यक्ति के पास पड़ी है, हमारा कैश किसी और के पास पड़ा है, कैश कन्वर्ट होकर हमें बाद में मिलेगा। तो ये तो इनकम अनअर्न हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगी। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा वापस रिवाइज करना। अगर हम खर्चा पेड करते हैं, सिंपल सा इसको एक बार दिमाग में डालो, अगर एक बार सिंपल सा दिमाग में है ना, तो इनकी एंट्री भी समझ में आएगी, इनके कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, आगे इनकी और डिटेलिंग पड़ेगा ना तो दिमाग में आएगा। इतना ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ क्या सोचो, फाइनली सर हमने खर्चे थे 12,000, 10,000 पेड कर दिए, पेड करे जितने से कैश भी घटेगा उतने से प्रॉफिट भी घटेगा। बाकी पेड नहीं करा 2000, उससे क्या होगा, कैश तो नहीं घटेगा लेकिन हमारी लाइबिलिटीज बन गई, अभी पेड करना बाकी है सर 2000, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो लाइबिलिटीज की साइड में लिख देंगे। तीसरा प्रॉफिट और घटा देंगे, पेड करा चाहे नहीं करा, हमें तो कितना 1000 करना था सर 12,000, लेकिन हमने अभी तक कितना करा 10, 2 और करना है, इस साल का बाकी है तो इस साल का खर्चा, तो इस साल के खर्चे का प्रॉफिट और घटा देंगे, तो और प्रॉफिट घटा देंगे, तो फाइनली आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा रह रहा है P&L में तो डालना ही डालना है। ठीक है, अभी P&L में डालना वगैरह इतना मत सोचो, इतना ही सोचो क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। खर्चा 2000 का बाकी है, सैलरी 6 होता, लेकिन प्रॉफिट तो घटेगा ही घटेगा उससे। ठीक है, इनकम आ रही है, कैश रिसीव हो रही है कैश में, जैसे इनकम आई कैश आया, कैश बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, किस्सा खत्म। ब्याज के थे 10,000 रुपये, आ गए किसी आदमी से मांग रहे हैं, साल हो गया पूरा, मांगने गए, ब्याज के पैसे दो, उसने 10,000 था कंप्लीट दे दिया, हमने ले लिया, तो हमारा कैश बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। हम गए उससे मांगने, उसने दिया नहीं कि भाई साहब 1 महीने बाद लेना, लेकिन आज हम बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो हम संपत्तियों में लिख देंगे हमारी संपत्ति 10,000 की थी, एक्रूड इंटरेस्ट वो किसी और के पास पड़ी है, बाद में लेंगे तब उस यहाँ से खत्म। मतलब एसेट बढ़ेगी, हमारी एसेट कहीं और पड़ी है, और प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे क्योंकि इस साल का जो हमने कमाया है बढ़ा है। फाइनली इस चार्ट को दिमाग में बिठाओ, कैश इनकम में अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है कैश में, कैश भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कैश में रिसीव नहीं हो रही है, अगर होती, मान लो, इधर देखो, इसको थोड़ा सा एक और छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। इधर आती है कैपिटल 4 लाख की, इधर आता है P&L 1 लाख का। मान लो पिछले साल का प्रॉफिट हमने कमाया 1 लाख पड़ा है, अब कैश कितना पड़ा है कुल मिलाकर, कैश सर 5 लाख पड़ा है। सोचना, अब इसको समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर 10,000 कैश मिल गया, इधर 5 लाख 10,000 कर देंगे, इधर 1 लाख 10,000 कर देंगे। लेकिन यहां अब एक बंदा ऐसा है जिसके पास हमारा इंटरेस्ट पड़ा है, कितना इंटरेस्ट पड़ा है सर, 10,000 का इंटरेस्ट पड़ा है उसके पास, हम उससे मांगने गए, अब उसने कैश दे दिया, कैश रिसीव हो गया, तो 5,000 कैश बढ़ जाएगा, कैश से मिला देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 लाख 10,000, यहाँ हो जाएगा 1 लाख 10,000, और टोटल इधर भी टोटल कितनी हो जाएगी 5 लाख 10,000।
बैलेंस शीट मिल जाएगी। प्रॉफिट मतलब ये कैश भी बढ़ जाएगा और ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और मान लो हम उससे मांगने गए, उसने कहा भाई नहीं अभी मेरे पास नहीं है, नहीं दूंगा। नहीं दोगे कोई बात नहीं, तो हम ऐड कर लेंगे यहां एक्रूड प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लेंगे क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपए का, और टोटल P&L कितना दिखाएंगे 1,10,000। ठीक है, फिर 1,10,000 हो जाएगा। यहां पर कैश तो नहीं बढ़ाना, लेकिन यहां लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट का 10,000 रुपया यहाँ बैलेंस शीट में और ऐड हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में क्या होती है, एसेट, ये लायबिलिटीज। तो इधर तो प्रॉफिट बढ़ गया और इधर एसेट बढ़ गई। पहले एसेट कितनी थी 5 लाख कैश की एसेट थी, लेकिन अब अदर एसेट में और आ गया 10,000। तो फाइनली क्या बढ़ा, अगर कोई इनकम हमको आनी है लेकिन आ नहीं रही है और साल पूरा हो गया और बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट हमें कमा लिया गया है, हमने इनकम जो कमा ली है वो किसी और के पास पड़ी है, हमारे पास नहीं आई, तो अब हम उसको एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में बैलेंस शीट में लिख देंगे। इनको और आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, इफेक्ट क्या होगा। इस चार्ट को अच्छे से एक बार और रीड करना, इसको समझना, आपको इन सब के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। जर्नल में कैश ट्रांजेक्शन सारे कर चुके हैं अपन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिससे आपका जर्नल फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे जर्नल एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद फिर लेजर पोस्टिंग सिखा के ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। हमारा ये बेसिक फंडामेंटल का सीरीज वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे चार्ट आपको और भी मिलेंगी। ठीक है, ओके बाय टाटा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जाना चाहते हो तो इसमें नीचे लिंक दे रखा है वेबसाइट्स का। ऐप भी बहुत जल्दी आने वाला है, ऐप से भी आप वेबसाइट से पढ़ना शुरू कर सकते हो। अभी कुछ टाइम बाद ऐप आ जाएगा हमारा, तो ऐप से भी पढ़ सकते हो आप। ओके बाय बाय टाटा।